हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। जिसमें कि आज हम मेनली दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड सेकंड बस। और साथ ही इस टॉपिक पे जितने भी PYQs हैं वो सारे मैं कवर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में, ठीक है। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। अच्छा देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से पहले जर्नल वर्ड में समझते हैं। आप जब कभी घर बनाने जाते हैं तो एक नॉर्मल सा नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि यहाँ पे मेरा घर होगा और इस जगह पे इस पोर्शन में क्या होंगे, रूम्स होंगे, यहाँ पे वॉशरूम्स होंगे, यहाँ पे स्टेयर्स जाएगी। ये क्या है, एक नॉर्मल आर्किटेक्चर है, किसी भी घर का नक्शा है। लेकिन एक्चुअली में उसे इम्प्लीमेंट करना, मतलब कि आपने ब्रिक्स लगाई, सीमेंट लगाया, उसमें लाइट लगाई, उसमें सब चीजें लगाई। जैसे सपोज मैं बोलती हूँ कि ये मेरा घर का पोर्शन है, यहाँ पे रूम होगा, उसके ऊपर से स्टेयर्स जाएंगी। ये तो एक तरह का आर्किटेक्चर, पर एक्चुअली में उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे रियल वर्ल्ड में बनाना, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर की टर्म में बात की जाए तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। व्हाट कंप्यूटर डज, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है। इनपुट ले सकता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है। या मैं ऐसे कहूं कि सीपीयू का डिजाइन क्या होगा, मेमोरी को कितने पोर्शंस में डिवाइड करें। कितने पोर्शंस का मतलब है, ये एक मेरी मेमोरी है, इसमें मैं कितने एड्रेसेस देना चाहती हूँ, कितनी लोकेशंस बनाना चाहती हूँ। आप बनाते हो ना C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, काफी सारे। ये क्या है, आर्किटेक्चर। बस बोलना कि मैं ये काम करना चाहती हूँ या ये काम कंप्यूटर कर सकता है। पर एक्चुअली में कैसे होगा, मतलब किस तरह से जो है इनपुट डिवाइस इनपुट लेगी और उसे सीपीयू तक पहुंचाएगी और सीपीयू उसे क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा। कैसे आउटपुट शो होगा, कैसे मैंने ये बोला कि मैं अपनी मेमोरी को 3 पोर्शन में डिवाइड करना चाहती हूँ, बट एक्चुअली में कैसे वो डिवाइड होगी, कैसे वायरिंग लगेगी, किस तरह से एक्चुअली में डेटा ट्रांसफर होगा, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंप्यूटर, इट इज द एक्चुअल और रियलिटी हाउ कंप्यूटर वर्क, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट है कि ये हाई लेवल के जो इश्यूज होते हैं, डिजाइन इश्यूज होते हैं, उन पे वर्क करता है। यानी कि भाई एक हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर में ये चीजें होंगी, इस तरह से लेकिन ये एक्चुअली लो लेवल डिजाइन पे वर्क करता है। मैंने ये बोला कि भाई मेरी इनपुट यूनिट क्या होगी, कीबोर्ड होगी, माउस होगी, ये सब होगी, बट एक्चुअली में कीबोर्ड में कैसे वायरिंग होगी या मदरबोर्ड पे कैसे वायरिंग होती है, किस तरह से। लेट्स सपोज दिस इज माय मदरबोर्ड तो आपको पता होगा कि ये मेरा सपोज सीपीयू है, मतलब ये सपोज मेरी क्या है, रैम है, ये मेरी कैश है, ये मेरी अदर डिवाइस है। ये किस तरह से कनेक्ट है एक दूसरे से, कैसे डेटा ट्रांसफर कर रही है, किस तरह से। मैं ये कहती हूँ, सपोज मैं तो देखती हूँ कि मुझे C ड्राइव के H फोल्डर में ये फाइल को स्टोर करना है, मैंने तो ये बोल दिया, पर एक्चुअली में कैसे स्टोर होता है बैकएंड में, इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो फंक्शनल बिहेवियर पे वर्क करता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शनल बिहेवियर कि भाई वो इनपुट लेगा, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, वो डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर, ये स्ट्रक्चर रिलेशन के साथ डील करता है कि आपका ये सपोज सीपीयू है, हाउ सीपीयू इज कनेक्टेड टू मेन मेमोरी, हाउ डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन। एक्चुअली में कैसे, मैं तो सिर्फ आपको जो सपोज हम डायग्राम बनाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पीपीएस में ही पढ़ा होगा कि भाई जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उस डेटा को किसमें आना था, मेन आना होता है। मैंने बताया इट्स आर्किटेक्ट, पर कैसे आता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्या है, ये इंडिकेट करता है हार्डवेयर को और ये इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस को। अब आपकी परफॉर्मेंस क्या है कि भाई सपोज अगर मैं ये कहूँ कि मेरे में कैश मेमोरी है ही नहीं, लेट मैं मान के चलती हूँ मेरे कंप्यूटर में सिर्फ मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है, तो आपको पता है मेमोरी से
सीपीयू को डेटा पिक करने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे में कैश मेमोरी है, तो कैश मेमोरी क्या होती है? वो फास्टेस्ट मेमोरी होती है जिसमें हम उस डेटा को रखते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होना होता है। तो मेमोरी एक्सेस टाइम बच जाएगा, मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी परफॉर्मेंस पे वर्क करे। तो मेनली ये 2 मार्क्स में आया हुआ है, तो आपके 4 पॉइंट सफिशिएंट रहते हैं। और कई बार ऐसे भी हो जाता है, एक बार शायद 14-15 में से पूछा गया है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, मतलब बेसिकली ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगला आपका है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आपने फर्स्ट ईयर में पीपीएस में भी पढ़ा होगा, और ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी बेसिक है। यानी कि इसी पे आपकी एक यूनिट है इनपुट आउटपुट यूनिट, एक यूनिट है स्टोरेज यूनिट, एक यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक यूनिट है कंट्रोल यूनिट। यानी कि इस डायग्राम पे ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है सीओए का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है फंक्शनल यूनिट और डिजिटल सिस्टम, ये 19, 20 और 22, 23 में आया हुआ है। अगला पूछा जाता है कि मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर सिस्टम के। देखो ये तो आपको समझ आ जाएगा, और कई बार घुमाने के लिए ये पूछ लेते हैं 5 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है। तो यही मतलब है, क्योंकि एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और बच्चे कंफ्यूज हो गए, यही है 5। अब देखो अगर 4 की बात की जाए, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड योर सीपीयू, ये 4 यूनिट्स हो गई। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताओ, तो दैट टाइम पे क्या है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी कि सीपीयू को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट है, तो ये डिवाइड ही इसको, यानी कि सीपीयू का पार्ट है, लेकिन इसको हम अलग अलग कंसिडर करते हैं जब पूछा जाता है 5 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। मैं लिख भी देती हूं, स्टोरेज आपका एएलयू, सीयू, इनपुट, ठीक है। तो आपको कुछ अलग नहीं लिखना है, सेम ही लिखना है। अब चलो इसको समझते हैं। देखो इनपुट यूनिट क्या यूनिट है? जब भी आप कोई भी काम कराना चाहते हैं, कुछ भी, तो सबसे पहले उसको आपको एंटर करना पड़ेगा किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू, ताकि आप फर्दर प्रोसेसिंग कर सके। सपोज आपको 2 नंबर को ऐड ही करना है, आप कंप्यूटर से जाते हैं 2 नंबर ऐड हो, तो आपको कीबोर्ड के थ्रू 2+3 डालना होगा। अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो कोई तो कमांड देनी पड़ेगी आपको, फाइल पे कुछ डेटा लिखोगे, उसे सेव, यानी कि इनपुट यूनिट वो यूनिट है जिसके थ्रू आप यूजर को इनपुट देते हो कि आप क्या काम कराना चाहते हो। We need to first enter the data and instruction in the computer system before any computation begin। और ये टास्क किसके थ्रू किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है, जैसे कि भाई आपकी कीबोर्ड हो गई, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल कैमरा एंड सो ऑन, ठीक है। आप इनपुट यूनिट को कोई भी डेटा देते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, या इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर वर्ड ना यूज करके डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हो। अब इंस्ट्रक्शन कैसे? सपोज मैं किसी फाइल को प्रिंट कराना चाहती हूँ, इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू गिव टू द कंप्यूटर दैट यू हैव टू प्रिंट माय पेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीडीएफ और समथिंग, ठीक है। तो मैं Ctrl+P, तो वो किसके थ्रू दूंगी? किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट यूनिट समझ आ गई और ये डेटा समझ आ गया। अब पहले हम अगली उसकी बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, जो कंप्यूटर है वो कुछ भी प्रोसेसिंग करता है, किसमें करता है वो सारी प्रोसेसिंग? वो सारी प्रोसेसिंग अपनी बाइनरी फॉर्म में करता है, या उस फॉर्म में करता है जिस फॉर्म में वो समझ सके, यानी कि 0 और 1 में। और हम किस में समझ सकते हैं? हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ या नेटिव लैंग्वेज, इसमें ही समझ सकते हैं। अब जो भी आपने कमांड दी कि सपोज मुझे आपने एक चीज बताओ,
मैं ये बोलती हूँ Ctrl+V, मुझे प्रिंट कराना है, तो मेरे जो पेजेस प्रिंट होके निकलते हैं वो किस में निकलते हैं, इंग्लिश में निकलते हैं। कभी 0110 में प्रिंट होते देखे नहीं, लेकिन जो डेटा स्टोर होता होगा मेमोरी में, कोई भी चाहे प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी मेमोरी की बात ही नहीं कर रहे, वो किस में स्टोर होता होगा, बैकएंड। मतलब आपके हिसाब से तो आपको किस में दिख रहा है, हेलो दिस इज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर, अगर मैंने ये लिख रखा है तो ये तो इंग्लिश में लिखा है, पर कंप्यूटर में बैकएंड में 01 में स्टोर हो रहा होगा। तो वो किस आउटपुट यूनिट को किस फॉर्म में डेटा को प्रोवाइड कर रहा होगा, कोडेड फॉर्म में या लो लेवल फॉर्म में, जिसमें डेटा एक्चुअली में बैकएंड में स्टोर है। तो आउटपुट यूनिट के काम दो होते हैं। पहला काम होता है कि डेटा को कन्वर्ट करना उस फॉर्म में जिसमें ह्यूमन समझ सके, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना, एंड वो जो डेटा कन्वर्टेड है उसे किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको शो करना, यानी कि आपके मॉनिटर के थ्रू आपको प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंट पेजेस मिल जाते हैं। तो देखो यही लिखा है, सबसे पहले जो आउटपुट यूनिट है वो एक्सेप्ट करती है जो भी रिजल्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। और वो कोडेड फॉर्म का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो प्रिंटर ने फाइल रिसीव करी होगी वो किस में लिखी हुई होगी, 0110 में, और उसके बाद उस कोडेड रिजल्ट को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, रीडेबल फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर्स लगे हुए होते हैं, आउटपुट साइड पे ट्रांसलेटर लगे हुए होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। देन ये डिस्प्ले करता है कन्वर्टेड रिजल्ट को आउटसाइड वर्ल्ड में, किसकी मदद से, किसी भी आउटपुट डिवाइस की मदद से, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है इससे, रिजल्ट एज एन इंफॉर्मेशन, एज एन आउटपुट आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो आपका ये पोर्शन है, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, आपकी क्या बोलते हैं, स्टोरेज यूनिट। अब अच्छा, स्टोरेज यूनिट होती क्या है, पहले देखो यही समझते हैं। स्टोरेज यूनिट क्या होती है, जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो। आपका कंप्यूटर में कोई फाइल है, कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होती है। द यूनिट, अब जो स्टोरेज यूनिट है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। अच्छा एक चीज समझो, एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे किसी फाइल को ओपन करना है, ठीक है, तो मैं उस फाइल को राइट क्लिक करती हूँ और फाइल ओपन हो जाती है, और वो फाइल कहीं तो प्रेजेंट होगी, कहीं तो स्टोर होगी, यानी कि कंप्यूटर में कहीं तो स्टोर होगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपकी पेन ड्राइव में भी, अगर सेकेंडरी मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव में भी स्टोर है तो आप उसे क्लिक करते हो तभी तो होती है। यानी कि स्टोरेज यूनिट आपके डेटा को स्टोर करती है। आपके फाइल, आपने सपोज कोई कैलकुलेशन की या आप कोई फाइल बना रहे हो, उसमें लिखते लिखते आपने उसे सेव नहीं किया, लेकिन वो टेम्परेरी स्टोर होती है, कहाँ पे, रैम में। रैम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, जिसमें डेटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहती है। तो उसमें डेटा क्या स्टोर है, टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है, ठीक है। यानी कि स्टोरेज यूनिट आपका क्या स्टोर करती है, फाइनल डेटा को स्टोर करती है, आपके इनिशियल डेटा को स्टोर करती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करती है। अब जो आपकी मेमोरी होती है बेसिकली दो पार्ट्स की होती है, एक तो बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये वो मेमोरी होती है जिसे आपका प्रोसेसर या कह सकते हैं सीपीयू डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। यानी कि सीपीयू के लिए जो एग्जिस्ट करती है मेमोरी वो सिर्फ प्राइमरी मेमोरी करती है। यानी कि प्राइमरी मेमोरी की अगर आप बात करते हैं, बेसिकली आप रैम की बात कर रहे होते हैं, रोम की बात नहीं कर रहे होते। ये तो आपको पता है, रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसमें जो डेटा पड़ा है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सीपीयू से बहुत जल्दी से एक्सेस कर सकता है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी कि सपोज दिस इज अ सीपीयू एंड दिस इज योर रैम। जब कैश के टर्म में बात की जाए, कैश मेमोरी क्या होती है फर्स्ट, उसकी टर्म में बात की जाए तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सीपीयू जब डेटा को पिक करता है, यानी कि उसे जिस डेटा को रीड करना है, यानी कि अब आप कहोगे कि सीपीयू का क्या मतलब है, अगर आपको किसी फाइल को ओपन करना है तो आपके बिहाफ पे वो काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। आप कोई भी कमांड देते हो, आप Ctrl+P करते हो, राइट क्लिक करते हो, तो वो सारी कमांड सीपीयू पे जाती हैं, सीपीयू ही आपके बिहाफ पे वो फाइल आपको ओपन करके देता है, जो भी आप कमांड देते हो। सपोज आपने किसी फाइल को रीड करने की कमांड दी, रीड का मतलब होता है आप चाहते हो वो फाइल कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो स्क्रीन पे, तो आपको सबसे पहले वो फाइल को पिक करेगा और वो उसे क्या करेगा,
वो फाइल को पिक करके किस तक पहुंचाएगा, किसी भी इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्ले होगा, आपका मॉनिटर होगा, ताकि वो स्क्रीन पे शो। तो सब काम करता है सीपीयू। तो सीपीयू जो है बहुत आसानी से रैम में जो भी डेटा पड़ा होता है, या पर्टिकुलरली अभी हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें, उसे एक्सेस कर सकता है। ये बेसिकली दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम, ठीक है। अब इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अगर सेकेंडरी मेमोरी के टर्म में बात की जाए तो आपको पता बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, उसका साइज बहुत छोटा होता है। और एक चीज और बता, सेकेंडरी मेमोरी की टर्म में ये जो है प्राइमरी मेमोरी बहुत महंगी होती है। आपने देखा होगा पेन ड्राइव कुछ 250-300 की आती है, लेकिन जो रैम आती है वो बहुत महंगी आती है, यानी कि कॉस्ट पर बिट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो दो होती हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। जो रैम होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है रैम में डेटा तब तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई रहेगी। पावर सप्लाई का मतलब है जब तक आप कंप्यूटर को ऑन रखोगे उसमें डेटा रहेगा, और जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे उसमें से डेटा उड़ जाएगा। इसको आप रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रीड राइट मेमोरी का मतलब क्या है, अगर कोई भी डेटा सीपीयू को रीड करना है या कुछ किसी भी फाइल में कुछ भी लिखना है, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ सीपीयू को, इसका मतलब है आप कुछ काम बोल रहे हो। तो अब जब भी मैं बोलूँ कि सीपीयू को कुछ रीड करना है या कुछ राइट करना है, इसका डायरेक्टली मतलब है आप कुछ फाइल, किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो या कुछ डेटा लिखना चाहते हो। तो सीपीयू को कुछ भी डेटा को लिखना है, यानी कि फाइल में कुछ भी लिखना है या रीड करना है किसी फाइल को, तो वो डेटा किस में होना चाहिए, रैम में होना चाहिए। तो या फिर आप एक एग्जांपल देखो कि आप पबजी गेम खेलते हो या कोई भी कुछ भी करते हो, तो क्या होता है वो कई बार ऐसे थोड़ी से टाइम लगाता है, क्योंकि वो जो फाइल होती है एक तरह से आपकी जो पबजी की फाइल्स होती है गेम, वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है, तो वहां से उठ के रैम में आते हैं। क्योंकि कुछ भी डेटा, आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो, कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हो, इवन आप व्हाट्सएप भी चलाते हो, वो सारी मतलब एक तरह से फाइल की फॉर्म में स्टोर होती है, वो सारी फाइल्स उठ के रैम में आती हैं, तभी कोई चीज चल पाती है। ये टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है और क्विकली एक्सेस होती है सीपीयू के, यानी कि इसमें डेटा परमानेंट बेसिस पे स्टोर नहीं होता। एज आई मेंशन अर्लियर, वॉलेटाइल होती है और इसे सीपीयू एक्सेस कर पाता है। अब इसका अगला, और देखो जो रैम होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब स्टैटिक रैम का मतलब क्या है, ये बोलता है स्टैटिक रैम की आई विल रिटेन द इंफॉर्मेशन अप टू विच पावर सप्लाई इज ऑन, यानी कि मैं जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगी मुझ में डेटा रहेगा, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम ये कहता है कि इवन आप पावर सप्लाई ऑन भी रहेगी, मुझ में डेटा कुछ मिली सेकेंड तक ही स्टे करेगा। अच्छा, आपने सुना होगा कैपेसिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर में चार्जेस होते हैं तो बीइंग टाइम थोड़े ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, इसी वजह से डायनेमिक रैम में डेटा कुछ मिली सेकेंड तक ही स्टे कर पाता है, फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स। ठीक है। अब अगला आता है रोम। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी से मतलब क्या है कि ये जो है इसमें जो डेटा लिखा होता है उसे आप रीड कर सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन वॉलेटाइल होती है। देखो अगर आप प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे होते तो जर्नली मैं आपको बताती हूँ, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। अगर आप बात कर रहे हो तो 90% आप रैम की बात कर रहे होते हैं। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट ये किस टाइप की, नॉन वॉलेटाइल, यानी कि इसमें डेटा तब भी रिटेन रहेगा, आप पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, यानी कि इसमें जो डेटा पड़ा होता है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप ये कहेंगे इसमें डेटा क्या पड़ा होता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ भी डेटा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज, लिनक्स, उबंटू, ये कुछ भी होगा, कोई भी विंडो, आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, मैंने एक लाइन बोली कि कुछ भी अगर सीपीयू एक्सेस करना चाहता है दैट मस्ट बी इन रैम, और रैम में क्या होता है, डेटा उड़ जाता है जब पावर सप्लाई, यानी कि जब पावर ऑफ हो जाती होगी तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्राइमरी मेमोरी से उठ के कहाँ चल जाता होगा, सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जब आपने कंप्यूटर ऑन
करते हो तो कुछ टाइम लगता है ना, कुछ एक ऐसे मान लो 1 मिनट या कुछ सेकंड्स लगते हैं ना आपके कंप्यूटर को पूरा ऑन होने में। यानी कि जो डेटा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो स्टार्टिंग के कुछ डेटा होगा जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता होगा। लेकिन अब रोम में क्या पड़ा है, रोम में वो इंस्ट्रक्शंस पड़े होते हैं जिनकी मदद से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में आता है बूटिंग प्रोसेस के लिए। यानी कि स्टार्टिंग में आप देखते होंगे आपका जो कीबोर्ड होता होगा वो भी थोड़ा सा रेड ब्लिंक करता होगा, आपका माउस भी ब्लिंक करता है, यानी कि आपके जितने भी इनपुट आउटपुट यूनिट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। हर चीज को होने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं, दैट इंस्ट्रक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन रोम। यानी कि रोम प्रोवाइड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन to load the operating system from secondary storage to RAM during the boot process। boot process सबसे starting process होता है, यानी कि आपका secondary memory से data primary memory में लाना। रोम जो है डज नॉट नीड टू बी मॉडिफाई, ये मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते एज अ यूजर ऑफ कंप्यूटर, वी कांट मॉडिफाई, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर कह सकते हैं कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जो कंप्यूटर की होती है। मतलब कुछ चीजें होती है ना बाय डिफॉल्ट, आपका कंप्यूटर का कुछ आर्किटेक्चर होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं लो लेवल या बोल सकते हैं सिस्टम, वो इसमें पड़े होते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा आइडिया देती हूँ, बाकी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रोम जो है फर्दर 3 पार्ट की होती है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। ठीक है, आप आगे 5th यूनिट में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए बस यहाँ पे थोड़ा सा रफ दे देती हूँ। इसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक बार जो आपने डेटा लिख दिया, यानी कि इसमें जो डेटा लिखा होता है ये कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर लिखता है, आप नहीं लिखते। तो इसमें जो डेटा लिखा होता है वो क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगला आता है ईपी रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरर ने कुछ डेटा लिख दिया, उससे कुछ गलती हो गई तो वो इसमें चेंजेस कर सकता है, किसकी मदद से, यूवी लाइट की मदद से। देखो हमारे लिए तो रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसको आप रीड कर सकते हो, लेकिन कोई तो उसमें डेटा लिखता होगा, वो है मैन्युफैक्चरर। जो इसका मैन्युफैक्चरर होता है या कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, उस टाइम पे इसमें कुछ डेटा लोड किया जाता है, डिफॉल्ट सेटिंग लोड किया, पर हो सकता है उससे भी लिखने में कई बार गलती हो जाती है, तो उसके लिए वेरिएशंस बनाए गए पी रोम। इसमें तो ये कहता है एक बार जो डेटा लिख दिया, यानी कि राइट वंस रीड मैनी, इसका मतलब है यहाँ तो कोई चेंज नहीं कर सकते। अब ईपीरोम में क्या चेंजेस कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलतियां कर दी। आपको पता है कंप्यूटर में डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, बिट, 0 या 1, इसको क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। सिंगल 0 सिंगल 1 को क्या बोलते हैं, बिट, और कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स कॉल्ड बाइट। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप किसकी मदद से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स, इलेक्ट्रिकल या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल वेव्स। अब देखो आप ये कहेंगे मैम ये दोनों है, इसमें फायदा क्या है, ईपी रोम में आप बाइट में तो डेटा रिमूव कर सकते हैं, बट कई बार आप सिंगल बिट को सही से रिमूव नहीं कर पाते। लेकिन अगर इसकी बात करें इवन अ सिंगल बिट, यानी कि आपने डेटा कंप्यूटर में तो डेटा ऐसे लिखा होता है, मुझसे ये गलत हो गया तो सिर्फ ये ही इरेज होगा, बाकी कुछ इरेज नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये इसको दूसरा नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इंफॉर्मेशन को रिटेन रखती है इवन पावर सप्लाई ऑफ है, यानी कि आप कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी इसमें जो भी डेटा रहता है वो परमानेंटली ही स्टोर रहता है। इसका एग्जांपल एसएसडी हो गई, आपकी पेन ड्राइव हो गई, बहुत सारी हो गई है ना। ये बेसिकली उस डेटा को होल्ड करती है जिस डेटा पे सीपीयू या तो करंटली वर्क नहीं कर रहा, या जिस डेटा पे बाद में कभी फर्दर नीडेड है आपको वर्क करने की, उस डेटा को ये स्टोर करती है। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी। देखो स्टोरेज आपको पूरी समझ आ गई, लेकिन आप ये कह रहे होंगे ये एरो क्या है। अब देखो
आपको पता है जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, यानी कि रैम का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। जो डेटा करंटली नीडेड नहीं होता वो सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, जो नीडेड होता है वो वापस प्राइमरी स्टोरेज में आ जाता है। तो इसलिए ये जो दो एरो लगी हुई हैं इनका ये मतलब है। अब आपकी अगली यूनिट आती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, ये इसके जो है भाई आपका ये कंप्यूटर का ब्रेन होते हैं, यानी कि एवरीथिंग विल बी मैनेज बाय सीपीयू। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एएलयू एंड होता है सीयू। एएलयू का नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है या एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शंस की, वो इस वाले पार्ट में होती है सीपीयू के। यानी कि एएलयू क्या परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड जो भी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी ट्रांसफर होना, जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो एक्चुअली इस यूनिट के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या, नाम से ही पता चल रहा है, हर चीज को कंट्रोल करने वाली। ये खुद कुछ काम नहीं करती है, लेकिन ये हर चीज को मैनेज करती है कि आपकी इनपुट यूनिट सही से वर्क करे, आउटपुट यूनिट सही से वर्क करे, आपका स्टोरेज सही से, अगर आपने कोई फाइल कहीं स्टोर करी है वो वहीं रहे। जो कंट्रोल यूनिट है वो खुद कुछ वर्क नहीं करती, बट जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उन्हें कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, कोऑर्डिनेट करती है सारे यूनिट को सिस्टम की। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और बताती हूँ। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो डॉट 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 लग रही है, इसका मतलब है दिस इज योर कंट्रोल यूनिट, जो मैनेज करती है इनपुट यूनिट को, आउटपुट यूनिट को, स्टोरेज यूनिट। डॉट डॉट मतलब कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल करना, और ये जो लाइन है ये डेटा का फ्लो है। देखो इनपुट यूनिट, अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हो तो वो डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, और जिस फाइल को ओपन करना चाहते हो किसको मिल जाएगा, आउटपुट यूनिट। अब ये जब तो समझ आ गया, पर ये वाली जो एक एरो है, ये वाली इन लाइन का मतलब क्या है। अब देखो इन लाइन का मतलब समझो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। लेट सपोज आपको 3 नंबर ऐड करने हैं, 2 + 3 + 5। अब ये जो सारा डेटा है ये कहीं पे हो सकता है, सीपीयू किसी और पे वर्क कर रहा है, तो डेटा कहाँ स्टोर हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जब सीपीयू फ्री हुआ तो उसने डेटा को कहाँ लिया, प्राइमरी मेमोरी। अब एक्चुअली में कैलकुलेशन कौन करेगा, एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक टाइम पे सारे तो नहीं हो सकता, यानी कि वो 2 को पिक करेगा, 2 + 3, 2 + 3 उठ के यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। 5 क्या है, मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट वापस यहाँ चला जाएगा, क्योंकि सीपीयू जो एएलयू है वो अपने पास नहीं रखता सारे डेटा को, वो वापस प्राइमरी स्टोरेज में रख देगा, फिर दोबारा से दोनों को पिक करेगा, 10। आंसर क्या आ गया, 10। वो डेटा कहाँ चला जाएगा, फिर से प्राइमरी स्टोरेज में, और वो स्क्रीन पे क्या हो जाता है, शो। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट या इंटरमीडिएट रिजल्ट को कहाँ स्टोर करती है, प्राइमरी स्टोरेज में, और आपका डेटा कहाँ हो जाता है, आउटपुट स्क्रीन पे शो। इसलिए ये जो 2 एरो लगी है इसका मतलब है जो एएलयू है वो प्राइमरी स्टोरेज से डेटा को पिक करेगी और फिर वापस यहीं पे रख देगी, मतलब यहाँ से पिक करेगी फिर वापस रख देगी, फिर नीडेड होगी, और फाइनल रिजल्ट आउटपुट पे स्टोर हो जाएगा। दैट्स वाई ये जो है ये 2 एरो लगी हुई है। ठीक है, अब इसको अलग तरह से ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ सीपीयू विद मेमोरी इनपुट आउटपुट। यानी कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा घुमाने के लिए है कि अरेंजमेंट क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलो अगला टॉपिक चलते हैं आपका बस। अच्छा, बस क्या होती है, देखो ये इसको हम पहले रियल वर्ल्ड में समझते हैं देन, है ना। बसेस क्या होती है, बस क्या होती है रियल वर्ल्ड में, किसी इंसान को या आपके सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि रियल वर्ल्ड में तो बस इसका काम है एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे क्या है, बस बस एक तरह की वायर्स है या सेट ऑफ वायर्स है जो डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। सीपीयू को किसी फाइल को रीड करना, यानी कि आप चाहते हो वो स्क्रीन पे शो हो, तो वो डेटा जो है उठ के सीपीयू के पास किसके थ्रू आएगा, किसी बस के थ्रू, और सीपीयू उस डेटा को डेस्कटॉप तक, आपके क्या कहते हैं मॉनिटर तक, किसके थ्रू पहुंचेगा, बस के थ्रू। तो बसेस क्या है, एक तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ट्रांसफर करती है डेटा को बिटवीन कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, सीपीयू हो गई, आपका कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, हर चीज हो सकती है, कोई भी कंपोनेंट
कंपोनेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट। अब आपने जो कमांड दी कि राइट क्लिक किया इस फाइल को ओपन करो, तो वो जो कमांड है वो किसके थ्रू सीपीयू तक पहुंची, बस के थ्रू। तो बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, या इसे बोल सकते हैं ये पैरेलल वायर्स या लाइंस हैं जो किस किस को कैरी करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल समझते हैं, उससे समझ आएगा। अच्छा पहले एक चीज समझो, दिस इज माय मेमोरी। ये क्या है, आपकी मेमोरी है। अब अच्छा आप ये लिखते हो एच, ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, ऐसा कुछ लिखा होता है। यानी कि सीड, ये क्या है, एक पाथ है किसी फाइल जे का, बट एक्चुअली में दिस इज द एड्रेस वेयर योर जे फाइल इज लोकेटेड। पर कंप्यूटर में एड्रेसेस किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, 0110 में। ये तो आपके टर्म में है कि भाई डेस्कटॉप पे जो जे फोल्डर है, सी ड्राइव के डेस्कटॉप पे जो जे फोल्डर है वहां पे आपका स्टोर है, मतलब डेस्कटॉप पे, ठीक है। जे फोल्डर के अंदर फाइल का नाम सपोज के है ना, वहां स्टोर है। बट एक्चुअली में जो मेमोरी लोकेशंस होती है 0110 इसकी फॉर्म में होती है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया। अब दिस इज कॉल्ड मेमोरी लोकेशंस, या बोल सकते हैं एड्रेस। सपोज एक फाइल पड़ी है, दिस इज योर जे, या कोई भी नाम की एक फाइल है। अब सपोज दिस इज योर सीपीयू एंड दिस इज योर प्रिंटर। अब सीपीयू को, ये फाइल को क्या करना है, रीड करना है। तो सीपीयू, अब देखो एक चीज देखना, दीज आर बसेस, ठीक है। सीपीयू क्या भेजेगा कि भाई 0001, यानी कि बस के थ्रू एक एड्रेस भेजेगा कि ये जो है इस एड्रेस पे जो भी फाइल है उसे क्या करो, रीड करो। जो एड्रेस होल्ड करती है उस बस को बोल देते हैं एड्रेस बस। जो कंट्रोल सिग्नल, यानी कि रीड करना है आपको डेटा को या किसी चीज को राइट करना है, उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल बस। यानी कि इस एड्रेस पे जो भी डेटा पड़ा है उसे रीड करो। रीड का मतलब है कि इस फाइल को डेटा बस पे यहाँ पे रख दो, दिस इज योर डेटा। ये इस बस पे, यानी कि सीपीयू तक वो फाइल पहुंच गई जो चाहिए थी। अब इस फाइल को वो कहाँ, किस पे पहुंचा देगा, प्रिंटर पे, ठीक है। तो ये क्या है, बसेस हैं जो कि मदद करती हैं सीपीयू को कम्युनिकेट करने। जो बस एड्रेस यानी कि मेमोरी लोकेशन को कैरी करती है कि किस लोकेशन से डेटा को पिक करना है या किस लोकेशन पे डेटा को रखना है, उसे बोलते हैं एड्रेस बस। अब एक बस होती, ये आप आगे पढ़ोगे, जो बस कैरी करती है सिग्नल कि भाई आपको इस एड्रेस पे क्या करना है, रीड करना है, क्या करना है, जो भी करना है उसे बोलते हैं कंट्रोल बस। और जो बस कैरी करे डेटा को, यानी कि भाई अब इसमें क्या था, इस लोकेशन से डेटा को रीड करना है, यानी कि इसे सीपीयू तक पहुंचाना है। अब ये डेटा कहां तक पहुंच गया, प्रिंटर तक। अब जैसे मैं कह रही हूँ इसका नाम प्रिंटर है, तो इसका कंप्यूटर के टर्म में तो कोई एड्रेस होगा 1111। इस एड्रेस पे इस डेटा को क्या करा दो, पहुंचा दो, ठीक है। तो ये डेटा पहुंच जाएगा और आपके पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। आपको जब लगता है ना कंट्रोल+V करते हो, तो यानी कि सीपीयू पहले क्या करता है, ये जो फाइल है इस फाइल को अपने पास लाता है और इस फाइल को कहां तक पहुंचाता है, प्रिंटर तक। तो दिस इज कॉल्ड बसेस, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। अब देखो ये क्या कैरी कर सकती है, डेटा को, कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स की आपको मेमोरी में रीड करना है, राइट करना है, क्या करना है, या आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पर रीड करना है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को लेना है या उस तक प्रिंट कराना है, यानी कि पेजेस प्रिंट कराने हैं। एंड एड्रेस यानी कि मेमोरी लोकेशन, ये इनेबल करती है कंप्यूटर के वेरियस पार्ट को कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके अच्छी तरीके से। बहुत सारे डिवाइस के आपके सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइस, जैसे कि बस होती है आपके रियल वर्ल्ड में, एक डेटा को एक जगह से दूसरे डेटा, ऐसे ही ये बसेस होती है। बहुत तरह की बसेस होती हैं जो डेटा को, एड्रेस को,
सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बस है एक सिस्टम बस, यानी कि बसेस, ये बस की डेफिनेशन है कि बस होती क्या है, इसमें से एक बस होती है आपकी सिस्टम बस। अब सिस्टम बस होती क्या है, देखो सिस्टम बस वो बस होती है जो मेजर कंपोनेंट्स आपके सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। यानी कि लेट्स सपोज दिस इज अ बस दैट कनेक्ट योर मेजर कंपोनेंट्स। अब मेजर कंपोनेंट में क्या होता है, एक तो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, आपका सीपीयू हो गया, और आपकी क्या हो गई, मेमोरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम बस। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताई थी डेटा बस, ये अलग अलग बसेस हैं जो आप आगे, लेकिन जो सिस्टम बस है वो किन बसेस से मिलके बनी है, यानी कि एक ही बस है, इस बस के अंदर कितनी अलग अलग बसेस हैं, 3 बसेस से मिलके बनी है। ये किससे बनी है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ये 3 बसेस से मिलके एक बस बनी गई है जो एक साथ मिलके डेटा के फ्लो को या फिर कम्युनिकेशन को करती है। क्योंकि अच्छा एक चीज बताओ, मुझे एक फाइल को प्रिंट कराना है तो सीपीयू को क्या चाहिए होगी, वो फाइल चाहिए होगी, यानी कि वो डेटा चाहिए होगा, कौन सी लोकेशन पे है उसे वो भेजना पड़ेगा ताकि आप उस डेटा को डेटा बस में रख सकें, है ना। और सीपीयू को ये भी बताना पड़ेगा कि उस फाइल को रीड करना है या राइट करना है, यानी कि तीनों बसेस को एक साथ कंबाइन करके एक डिब्बे के अंदर तीनों बसेस को कनेक्ट किया जाता है। दिस इज योर बॉक्स, इसके अंदर तीनों बसेस हैं और इनसे ये तीनों कंपोनेंट यानी कि आपकी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू कनेक्ट होती हैं, जिसकी मदद से जो डेटा का फ्लो है या कम्युनिकेशन है वो बहुत आसानी से होता रहता है। अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे आगे देखो, आपको पहले मैं इससे पहले ये समझाती हूँ। अब देखो कंपोनेंट क्या है, देखो दिस इज योर सिस्टम बस। ये सिस्टम बस कितने पार्ट से मिलके बनी है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, अब इससे जितने भी आपके मेजर कंपोनेंट हैं, चाहे वो सीपीयू हो, मेमोरी हो और इनपुट हो, ये सारे कनेक्टेड है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया गया है सिस्टम बस। अब देखो कई बार आपसे बोलेंगे कि मैम ये बस, देखो ये बसेस हैं, एक अलग बस है डेटा बस जो डेटा को कैरी करती है, एक अलग बस है जो किसको कैरी करती है, एड्रेस को, एक अलग बस है जो कंट्रोल्स को यानी कि डेटा को रीड करना है, राइट। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ के एक साथ रैप करके एक अलग नाम दे दिया जिसको बोलते हैं सिस्टम बस, यानी कि ये मेन बस है जिससे सारा कम्युनिकेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब अच्छा पहले ये मैंने ये टॉपिक छोड़ा है कि भाई कैसे बस की नीड क्या है, जर्नली बस की नीड क्या होती है, लेकिन इससे पहले इसे कंप्लीट करूंगी। अच्छा अभी आप कुछ एरोज देख रहे होंगे, ये एरोज मैम क्या है, अच्छा देखो इन एरोज को समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा बस की। दिस इज माय सीपीयू, दिस इज माय मेमोरी एंड दिस इज, अच्छा अब एक चीज देखो, हो सकता है सीपीयू को किसी डेटा को क्या करना हो, रीड करना हो मेमोरी से, हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि सीपीयू को किसी डेटा को रीड करना हो और हो सकता है किसी डेटा को उसे राइट करना हो, यानी कि कोई डेटा को मेमोरी, जब आप कोई फाइल बनाते हैं तो कोई फाइल को आप न्यू फाइल बनाएंगे, उस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, यानी कि हो सकता है आपको किसी डेटा को राइट करना हो सकता है आपको किसी डेटा को क्या करना हो, रीड करना हो, यानी कि सीपीयू से डेटा मेमोरी पे भी जा सकता है और मेमोरी से डेटा सीपीयू पे भी आ सकता है। यानी कि अगर हम डेटा के कंटेक्स्ट में बात करें, हो सकता है कि सीपीयू को क्या करना हो, आपको कोई डेटा, सपोज मैंने किसी डेटा को क्या करा, रीड करा, मुझे वो पेज क्या कराना था, प्रिंट कराना था, तो वो डेटा कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अब हो सकता है मैं कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप कर रही हूँ और वो टाइप किस पे कर रही हूँ, वर्ड फाइल पे कर रही हूँ और वो एट द एंड किस पे सेव होगा, मेमोरी पे। यानी कि आप डेटा सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में, हो सकता है सीपीयू से इनपुट आउटपुट पर और इनपुट आउटपुट से
सीपीयू में। आप कहेंगे डायरेक्टली मेमोरी पे क्यों नहीं जाए? भाई देखो, कोई भी काम कौन करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू ही इस डेटा को मेमोरी में रखेगा और सीपीयू ही इससे यहाँ पे लेगा। अब अगर मैंने कोई कीबोर्ड से करा हेलो माय नेम इज दिस, मैंने ये लिखा, मैं किसी वर्ड फाइल पे लिख रही हूँ, तो वो रैम में टेम्परेरी लिखा जा रहा है, लेकिन एट द एंड कौन स्टोर करेगा, कौन कमांड देगा? सीपीयू देगा। इसलिए अब देखो, ये जो लिखी हुई है डेटा बस, सीपीयू से डेटा को पिक कर सकती है और इस तक पहुंचा सकती है। अब डेटा बस क्या कर सकती है? मेमोरी से डेटा यहाँ पे भी देखो, कोई डेटा बस मेमोरी में जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और मेमोरी से डेटा पिक होके यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से डेटा पिक होके यहाँ आ सकता है। इस एरो का मतलब होता है डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी कि वो मेमोरी से डेटा सीपीयू पे भी पहुंचा सकती है और सीपीयू से डेटा मेमोरी पे। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से सीपीयू पे भी पहुंचा सकती है, और इस पे देखो ये लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट एंड वाइस वर्सा, यानी कि आप सीपीयू किसी डेटा को रीड भी कर सकता है मेमोरी से और किसी डेटा को राइट भी कर सकता है मेमोरी पे। ऐसा हो सकता है कि सीपीयू मेमोरी से किसी डेटा को उठा, क्योंकि सारा काम सीपीयू करेगा, वो प्रिंट करा सकता है पेजेस, हो सकता है वो कीबोर्ड के थ्रू क्या ले? इनपुट ले, इसलिए इसे बोला जाता है बाई डायरेक्शनल। अब आप कहेंगे कि मैम हो सकता है ना यहाँ से, देखो हाँ आपका पॉइंट सही है, जब मैं कीबोर्ड से कोई कमांड दे रही हूँ तो वो मेमोरी में ही स्टोर हो रही है, वो मैं कुछ भी लिख रही हूँ, लेकिन कराएगा कौन? सीपीयू ही कराएगा हर काम को, कोई और नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये वाली चीज यानी कि डेटा बस पे जो एरो है ये बाई डायरेक्शनल, यानी कि यहां से डेटा यहाँ, यहां से डेटा यहाँ भी जा सकता है, यहां से यूं। ठीक है, अब आती है अगला एड्रेस बस। जो आप एड्रेस बस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि सीपीयू ही सिर्फ एक एड्रेस देगा और ये दोनों मेमोरी और इनपुट आउट, मेमोरी में क्या प्राइमरी मेमोरी सारी मेमोरी आती है, कैश मेमोरी सब मेमोरी आती है, इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड माउस सब आ जाएंगे, यानी कि सिर्फ सीपीयू ही एड्रेस जनरेट करेगा और मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीखो, दिस इज सीपीयू, दिस इज मेमोरी, दिस इज इनपुट, यानी कि कोई भी कीबोर्ड माउस कुछ भी हो सकता है। अब सीपीयू ही तो एड्रेस देगा कंप्यूटर के किस मेमोरी लोकेशन से डेटा को पिक करना है, यही तो वो एड्रेस देगा कि 010100, ये वो एड्रेस है जहां से आपको फाइल को क्या करना है? पिक करना है। अब सीपीयू ही तो बताएगा कि स्क्रीन पे इसको क्या करना है? इस फाइल को शो करना है, यानी कि आपके हिसाब से ये स्क्रीन है, पर कंप्यूटर के हिसाब से स्क्रीन का कोई नंबर होगा, सपोज P1 वो नंबर है जहां पे आप स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी कि सीपीयू ही एड्रेस बताता है, यानी कि जो एड्रेस होता है वो कौन जनरेट करता है? सीपीयू। बस सीपीयू ब्रेन है, सीपीयू ही बताएगा कि इस फाइल से डेटा को पिक करो, और इस फाइल को पिक करने के बाद स्क्रीन पे क्या करना है? शो करना है। आप कोई राइट क्लिक करते हैं, यानी कि आपके हिसाब से राइट क्लिक का मतलब है फाइल को ओपन करो, तो सीपीयू ने वो आपकी कमांड को रिसीव करी, अब वो समझ गया जहां आपने राइट क्लिक करी है उसके हिसाब से, यानी कि 0101 वो एड्रेस है, वो वहां से पिक करेगा, पिक करके आपके स्क्रीन पे उस फाइल को क्या कर देता है? शो कर देता है। यानी कि एड्रेस सिर्फ कौन जनरेट करता है? सीपीयू जनरेट करता है। इसलिए जो एड्रेस बसेस होती हैं वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि सिर्फ सीपीयू ही एड्रेस जनरेट करेगा और मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट सिर्फ क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। इसी वजह से क्या लिखा हुआ है, जो एड्रेस बस होती हैं वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं। ये जो एड्रेस को कैरी करती हैं सीपीयू से कहां पे? मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। ठीक है, अब अगली बची कंट्रोल यूनिट, है ना। कंट्रोल यूनिट आपको दिख रही है बाई डायरेक्शनल, देखो ये दिस इज योर कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल। अब कंट्रोल, मैं क्या कह रही हूँ, कंट्रोल का मतलब है कोई भी कंट्रोल सिग्नल भेजना। अब देखो देखो अब एग्जाम्पल समझाती हूँ, दिस इज सीपीयू, दिस इज योर मेमोरी, है ना, ये आपकी मेमोरी हो गई, और दिस इज योर इनपुट आउटपुट यूनिट। अब कंट्रोल सीपीयू, अब देखो एक चीज समझना, यूनि डायरेक्शन तो समझ आ जाएगा, अब जो रिटर्न आएगा समझना,
सीपीयू ही कंट्रोल देगा कि इस मेमोरी लोकेशन से डेटा को क्या करना है, रीड करना है या इस लोकेशन पे राइट करना है। सीपीयू ही कमांड देगा कि इस लोकेशन से डेटा को रीड करना है, किसी हो सकता यही तो कमांड देगा कि जो आपने कीबोर्ड से आपने लिखा हेलो माय नेम इज दिस या टुडे आई एम लर्निंग दिस, कुछ भी आपने टाइप करा तो वही तो कमांड लेगा, इनपुट लेगा और उस पेज पे जो आपके सामने जो दिख रहा होता है उस पर टाइप हो जाता है, या ये ही तो कमांड देगा कि प्रिंट करा दो। प्रिंट का मतलब है राइट कर दो, यानी कि जो आपका प्रिंटर है उस तक ये फाइल पहुंचा दो, यानी कि कंट्रोल सिग्नल सीपीयू ही देगा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये यूनिडायरेक्शनल है कि सीपीयू कमांड देता है किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा को पिक करो या उस लोकेशन पे उस फाइल को सेव करो। राइट का मतलब है सेव करो, या सीपीयू ही कमांड देगा कि इस प्रिंटर से प्रिंट करा दो पेजेस, यानी कि राइट का मतलब है इस तक वो पेजेस पहुंचा देना या रीड करना। लेकिन अब एक एग्जांपल, कई बार आपका जो है प्रिंटर, आपने एक फाइल कमांड दे रखी है वो प्रिंट हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप दूसरी फाइल भी प्रिंट करने को दे देते हो तो आ जाती है करंटली आई एम वर्किंग, या आपके प्रिंटर में पेजेस नहीं है तो वो क्या कमांड देता है कि भाई मुझे पेजेस बंद हैं, पेजेस डालो तभी मैं प्रिंट कर पाऊंगा। तो यानी कि कंट्रोल सिग्नल तो एक इनपुट आउटपुट यूनिट भी भेजती है कि भाई मेरे में पेजेस ही नहीं है तो मैं प्रिंट कैसे करूं। सीपीयू से बोलेगा तुमने तो कमांड दे दी कि इस फाइल को प्रिंट करो, पर प्रिंट तो मैं तभी करूंगा जब पेजेस होंगे, पेजेस लगवाओ। तो कंट्रोल सिग्नल ये भी भेज रहा है। अब ऐसा हो सकता है जो आपकी मेमोरी है वो फुल हो गई हो, तो कई बार आता है ना कि योर मेमोरी इज फुल, तो ये कमांड, ये सिग्नल कौन भेजता है, सीपीयू। सीपीयू को कौन भेजता है, मेमोरी। अब जब प्रिंटर ने ये बोल दिया कि मैं मतलब मेरे में पेजेस नहीं है, बट वो जब पेजेस आ जाएंगे तो वो एक सिग्नल देगा लाइक आई एम रेडी, अब मैं आपकी जो फाइल है उसको क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। तो यानी कि रेडी, रिक्वेस्ट, कुछ या फिर कह सकते हैं एक्नॉलेजमेंट, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो इनपुट आउटपुट यूनिट या मेमोरी भी देती है किसको, सीपीयू को। इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या होती है, बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है। ये नॉर्मली एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कंट्रोल सिग्नल या टाइमिंग सिग्नल्स भेजने के लिए यूज होती है। ठीक है, अब जो कुछ कंट्रोल सिग्नल जो सीपीयू जनरेट करता है या कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है, ये चार होते हैं। मेमोरी रीड, मेमोरी रीड का मतलब है जो डेटा है किसी भी मेमोरी एड्रेस से प्लेस होना चाहिए डेटा बस पे, यानी कि मेमोरी रीड का मतलब है सीपीयू कहता है इस डेटा, देखो सीपीयू ने एड्रेस बस के थ्रू ये लोकेशन भेजी, इस लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो किस पे प्लेस हो जाएगा, डेटा बस में, और सीपीयू तक पहुंच जाएगा। मेमोरी राइट का मतलब है डेटा फ्रॉम द डेटा बस टू बी प्लेस ऑन अ मेमोरी एड्रेस लोकेशन, यानी कि राइट का मतलब है सीपीयू ने बोला कि ये मेरा डेटा है जो कि डेटा बस पे पड़ा है, ये मेरा क्या है, एड्रेस है। इस एड्रेस पे यानी कि 1010 पे इस डेटा को क्या कर दो, पिक कर दो। रीड का मतलब है इस लोकेशन से डेटा को डेटा बस पे रख के सीपीयू तक पहुंचाना, और राइट का मतलब है इस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है उसे मेमोरी लोकेशन पे प्लेस करना। इनपुट आउटपुट रीड का मतलब है डेटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट एड्रेस लोकेशन टू बी प्लेस ऑन डेटा बस, यानी कि सपोज मेरे पास सीपीयू है, दिस इज माय डेटा बस और दिस इज माय एड्रेस बस। सपोज ये मेरा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से मैं जो भी प्रिंट करूंगी वो डेटा, यानी कि ये एड्रेस होगा कीबोर्ड का, इस एड्रेस से जो डेटा है वो इस पे प्लेस हो जाएगा हेलो, और वो जाके जो है उस फाइल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन इस एड्रेस से उठ के यहाँ आ गया। अब राइट का मतलब है जो भी डेटा, मतलब ये जो फाइल है हेलो और मेरा प्रिंटर है, लेट प्रिंटर का एड्रेस है 11011, इस पे डेटा प्रिंटर तक पहुंच जाएगा और वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि डेटा फ्रॉम द डेटा बस टू बी प्लेस ऑन इनपुट आउटपुट एड्रेस। रीड का मतलब है रीड करना डेटा, सीपीयू रीड करेगा मेमोरी लोकेशन से पिक करेगा और वो डेटा बस पे रख दिया जाएगा। राइट का मतलब है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जो डेटा बस में डेटा पड़ा है उसे मेमोरी लोकेशन पे
प्लेस करना। इनपुट आउटपुट रीड का मतलब कीबोर्ड से किसी भी इनपुट डिवाइस से स्पेशली डेटा को पिक करना और उसे डेटा बस में रख देना और सीपीयू से कहीं भी पहुंचा देगा। और मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट राइट का मतलब है कि भाई नॉर्मली आपका प्रिंटर तक वो डेटा पहुंचाना ताकि वो प्रिंट हो सके। कुछ टाइमिंग सिग्नल्स भी होते हैं जो नॉर्मली सिंक्रोनाइज करने के लिए मदद होते हैं मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, यानी कि क्लॉक आपका जो सीपीयू है वो सही से मैनेज रहे, सिंक्रोनाइज रहे। अगर कोई फाइल डिलीट हो चुकी है तो वो कहीं पे भी शो ना हो, इस चीज का ध्यान रखता है टाइमिंग सिग्नल्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपका आता है कि भाई एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले जो हमारा टॉपिक बचा था कि बस का फायदा क्या होता है, मतलब एक बस के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इन सब चीजों को मैं करती हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक ये चीज कर ली। अब एक चीज समझो कि अब हमारा हमने पढ़ा, देखो एक चीज समझना जो मेन पॉइंट में बताना चाहती हूँ। जो बस होती है, बस इज डिफरेंट। देखो बस क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करने की हर तरह की बस होती है। डेटा बस, कंट्रोल बस और आपकी एड्रेस बस, ये 3 तरह की बसेस होती हैं आपकी मेनली। ठीक है, अब इन तीनों बसेस को कंबाइन करके एक सिस्टम बस बना। ऐसे ही बहुत सारी बसेस अवेलेबल है, आप अगले लेक्चर में पढ़ोगे, जैसे कि आपके इनपुट आउटपुट बस, एक्सपेंशन बस, इंटरनल, बहुत सारी। ठीक है, बट अब ये चीज तो आपने समझ ली। अब क्या है, बसेस के फायदे क्या है, मतलब व्हाट आर द व्हाई डू वी नीड बस, है ना, व्हाई डू वी नीड बस। तो देखो कुछ बहुत सारे कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है ये बहुत आसानी से, जो बस है वो बहुत आसानी से सीपीयू, मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में बहुत आसानी से डेटा को ट्रांसफर कर देती है। इसकी वजह से आपका डेटा बहुत आसानी से, भाई सपोज सीपीयू को किसी फाइल को रीड करना है मेमोरी से, तो डेटा बस के थ्रू डेटा पे आपका डेटा पिक हो जाएगा, या आपको प्रिंटर तक पहुंचाना है तो आपके डेटा बस के थ्रू वो प्रिंटर तक पहुंचे। यानी कि जो बसेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, अगला है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ये मैनेज करती हैं कि जो आपका डेटा सिग्नल्स है या कंट्रोल सिग्नल है उनका फ्लो सही से हो। यानी कि सपोज सीपीयू चाहता है, ये मेरी मेमोरी है, सीपीयू चाहता है सपोज दिस इज माय एड्रेस बस, इस एड्रेस पे ये डेटा को क्या कर दो, राइट कर दो, तो ये डेटा यहाँ पे राइट हो जाता है। एश्योर करती हैं ये बसेस कि आपके जो कंपोनेंट्स है यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट है, मेमोरी है, ये एक साथ वर्क करें, हार्मोनियसली वर्क करें और एक साथ मिलके सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें। कभी भी ऐसा नहीं होता जिस फाइल को आपने डिलीट कर दिया वो फाइल आपको मिल जाए, या आपने जिस फोल्डर में जिस फाइल को सेव किया है वो वहीं पे ही मिलती है। तो इस चीज का थोड़ा सा क्या होता है, ध्यान जाता है। ठीक है, अगला होता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है, देखो आप बस, देखो एक तरह, कई तरह की बसेस होती हैं, आप आगे सीखेंगे। एक तो होती है इंटरनल बस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपके मदरबोर्ड में बहुत सारी बसेस लगी होती हैं जो आपकी कंपोनेंट्स को क्या करती हैं, मदद करती हैं कम्युनिकेट करने में। बट कुछ होती हैं एक्सटर्नल बसेस, यानी कि आपने देखा होगा अगर आपका लैपटॉप में साइड में ऐसे स्लॉट से नहीं लगे होते, आप उन्हें टच करके देखो, वो साइड में बसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, आपकी माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, यानी कि आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने में मदद करती है। यानी कि आप बसेस की मदद से बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हो, जैसे जॉयस्टिक कर लेते हैं, कई बार आप अपने कंप्यूटर से जो है वेबकैम कनेक्ट कर लेते हैं, या बहुत सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस को आसानी से अटैच कर सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन करती है कंप्यूटर सिस्टम का। कैसे, आप एडिशनल कंपोनेंट्स को या पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि एक्सपेंशन कार्ड हो गया, कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस को आसानी से ऐड कर पाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, इन चीज़ों को आसानी से ऐड कर पाते हैं बसेस की मदद से ही। एफिशिएंसी, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है क्योंकि जो मल्टीपल कंपोनेंट हैं वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर ये बसेस ना होती
तो आप बहुत आसानी से डिफरेंट कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती डेटा को शेयर करने में। लेकिन इनकी मदद से आप डेटा को बहुत आसानी से शेयर कर पाते हैं। ऑन अ सेम नोट, ये जो है रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह पे बहुत आसानी से पहुंचाती हैं और ऑफ कोर्स आपकी एफिशिएंसी को क्या करती है, इम्प्रूव। ये एक जर्नल बस का एग्जाम्पल है, यानी कि कोई भी बस। देखो अभी आपको मैंने बसेस सिर्फ आपको पता है डेटा। देखो अगर आपसे कई बार 2 मार्क्स में पूछा जाए एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बस, तो जर्नल बसेस जो हर एक कंप्यूटर में होती हैं वो डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है और एड्रेस। डेटा को कैरी करने वाली डेटा बस, किसी लोकेशन को कैरी करने वाली एड्रेस बस, किसी कंट्रोल सिग्नल को रीड करना है वो ये 3 ही बसेस होती हैं। अब इन 3 बसेस की मदद से बहुत सारी बसेस बनाई जाती हैं, जिसमें से कि आपने सीखा सिस्टम बस, यानी कि इन तीनों बसेस को एक जगह रैप करके एक बस बना दी और उससे मेजर कंपोनेंट अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये जर्नल बस की एडवांटेजेस थी, या कह सकते हैं व्हाई वी नीड बस। लेकिन अब आगे सीखते हैं कि भाई सिस्टम बस जो होती है हमारी, उसका फायदा क्या है, क्योंकि सिस्टम बस तीनों बसेस से मिलके एक बस बनाई गई है। उसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है? देखो सबसे सिंपल सा फायदा, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाती है। ये एक स्टैंडर्ड वे प्रोवाइड करती है कि डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके विद लेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि आपने क्या करा, एक सिंपल सा बॉक्स बना दिया, इसके अंदर आपने सारी एक तीनों लगा दी और उनको अटैच कर दिया। अब वो एक दूसरे सीपीयू एक एड्रेस भेजेगा। लेट मैं बताती हूँ कैसे। सपोज दिस इज माय सिस्टम बस, दिस इज, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा सीपीयू है और ये मेरी मेमोरी है। अब ये क्या करेगा, ये एड्रेस भेजेगा, इसमें ये बोलेगा रीड करना है और वो मेमोरी से डेटा उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आपको पता है ये क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, तो डेटा किस तक पहुंच जाएगा, सीपीयू तक। तो बहुत देखो, इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड उसमें यहाँ लिख के दिखा, दिस इज माय सिस्टम बस, सीपीयू एंड दिस इज मेमोरी। यहाँ पे ये एड्रेस पड़ा है 1010, ठीक है, यानी कि इस मेमोरी में जो ये एड्रेस होगा 1010 1010, इसमें से डेटा को क्या करना है, रीड। तो इस लोकेशन पे जो भी डेटा पड़ा होगा वो यहाँ आएगा। आपको पता है डेटा बस क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। मेमोरी से डेटा सीपीयू तक भी पहुंचा सकती है और सीपीयू से डेटा तो ये डेटा किस पे पहुंच जाएगा, सीपीयू पे। यानी कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बहुत आसानी से कनेक्शंस करके आप जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट करा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि जो डेटा ट्रांसफर होता है कॉमन बस जिसका नाम है सिस्टम बस के थ्रू हो जाता है, तो आपको सेपरेट कनेक्शंस नहीं लगाने पड़ते। आपको ऐसा नहीं करना पड़ता पहले सीपीयू को एक कनेक्शन बनाया आपने, क्या करा, मेमोरी तक, फिर एक कनेक्शन बनाया मेमोरी से सीपीयू तक, फिर एक कनेक्शन बनाया सीपीयू से इनपुट आउटपुट तक, और एक कनेक्शन बनाया इनपुट आउटपुट से सीपीयू तक। ऐसे कनेक्शंस नहीं बनाने पड़ते, एक जर्नल कनेक्शन है उसने ही सबको कनेक्ट कर रखा है। ऐसे समझो एक सड़क है, उससे ही सब लोग एक जगह पे पहुंच सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके घर से दिल्ली का रास्ता अलग है, सबके घर से एक कॉमन पाथवे बना रखा है, उस रास्ते को ही चलते हुए सब पहुंच जाएंगे। और सपोज ऐसा होता है ना, जिसका घर जहां है वो वहां वहां चला जाता है। स्केलेबिलिटी, ऑफ कोर्स स्केलेबिलिटी क्या करती है, आप आसानी से एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और आप अपने सिस्टम को आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड मतलब आप न्यू कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ नई ऑल्टरेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। बट जैसे इसके एडवांटेजेस हैं ऐसे ही कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब है एक तो बॉटल नेक रिस्क, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो सेम बस से होता है, यानी कि जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है कॉमन बस सिस्टम बस से हो रहा है, तो किस कभी कभी क्या होता है, कंजेशन हो जाता है। अब रियल वर्ल्ड में ऐसे सीखो कि सपोज आपके पास एक ही रोड है, बहुत सारे लोग, अगर आपके पास अपनी अपनी पर्टिकुलर रोड है तो आप चला सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है एक सड़क है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो जाम लग जाता है। ऐसे ही जब एक सिंगल बस होती है और उसकी तरह डेटा जो है पास होता है तो कई बार कंजेशन हो जाता है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस
डिक्रीज होने लगती है जब नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या होती है, इंक्रीज, क्योंकि सिंगल ही पाथ है, उससे ही सीपीयू कनेक्टेड है, उससे ही मेमोरी कनेक्टेड है, उसी से ही सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड। हो सकता है आपने कमांड दी Ctrl+P और कमांड देने के बाद आपने क्या करा, राइट क्लिक करा उस फाइल, किसी और फाइल पे ओपन होने के लिए, तो सीपीयू के पास 2 कमांड गई, कुछ आपके हिसाब से तो भैया 1 सेकंड कुछ नहीं होती, आपके हिसाब से जस्ट ब्लिंक ऑफ योर आई इतना होता है, लेकिन सीपीयू के लिए 1 सेकंड बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए 1 सेकंड लाइक योर इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो इस जब ऐसा होता है तो भाई उस टाइम पे कंजेशन, क्योंकि उसने आपने तो क्या करा, Ctrl+P किया और आप दूसरी फाइल को, अब उसे पता है 2 कमांड आ रही है, एक तो Ctrl+P यानी कि फाइल को प्रिंट कराने की, और एक कमांड आ रही है दूसरी फाइल को ओपन करने की। अब एक ही जगह से जाएंगी वो कमांड, क्योंकि भाई एक ही लोकेशन से जा पाएंगी वो कमांड, किसी और लोकेशन से तो नहीं जा पाएंगी। तो अब जब एक ही लोकेशन से जाएंगी सीपीयू पे, तो कई बार कंजेशन हो जाता है, कई बार आप कहते हैं ना, आप राइट क्लिक कर रहे होते हो तो आपका जो है ओपन नहीं हो पाता, कई बार आपका जो सिस्टम अपग्रेड नहीं होता, आप कहते हैं ना जब रैम जो है आपकी मेमोरी में स्टोरेज कम है इसलिए हैंग हो रही, वो यही रीजंस होते हैं, क्योंकि भाई सिस्टम बस कॉमन होती है। बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कितने, अब देखो ऐसे समझो इसे, दिस इज योर रोड एंड दिस इज अनदर रोड, कौन थोड़ा सा चौड़ी है, ये वाली, ये थोड़ी सी कम है, ये नैरो है। तो अब मैं कहती हूँ डेटा बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, या ट्रांसफर भी बिट्स की फॉर्म में होता है, यानी कि 0 1 1 0। अब यहाँ पे कितनी बिट जा रही है, 1 2 3 4, और यहाँ कितनी बिट जाएंगी, 8। अब मैं कह रही हूँ सिस्टम बस है, इसके अंदर 3 बसेस एडेड है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल। डेटा बस के थ्रू ही डेटा जाएगा। अब दिस इज माय बस, इसके अंदर 3 बस अटैच है, तो भाई इसकी जो विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, कम डेटा ट्रांसफर होगा। अगर मैंने ऐसा ना करा होता, कॉमन बस बनाती तो शायद इतनी एक बस होती, तो बैंड विड्थ यानी कि आप समझो जो आपकी सड़क है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि कॉमन सिस्टम होता है, तो बैंड विड्थ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर करने की डिफरेंट कंपोनेंट में, वो भी क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब अगला इसका है शेयर्ड रिसोर्स, जो कि देखो डिवाइसेस जो होती हैं बस में वो एक दूसरे के साथ compete कर रही होती हैं सेम रिसोर्सेस को। अब देखो हो सकता है मैं कमांड दी प्रिंटर के लिए भी और उसके लिए, तो यानी कि सीपीयू एक कॉमन रिसोर्स है, उसके लिए दो लोग क्या, 2 डिवाइसेस, एक कीबोर्ड और एक माउस compete कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, डिले हो जाता है डेटा की प्रोसेसिंग में, क्योंकि सिस्टम सेम होता है। देखो फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। ऑफ कोर्स जो आपकी बसेस होती है, जर्नल बस की बात करें तो आपकी वायरिंग कम हो जाती है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बट सेम टाइम पे अगर आप सिस्टम बस की बात करें तो सिस्टम बस के अंदर 3 बसेस अटैच होती हैं। अब इतनी जगह में एक बस आनी थी, अब 3 बसेस अटैच होकर एक बस बन गई, तो ऑफकोर्स बैंडविड्थ डिक्रीज होगी। जब मैं कह रही हूँ एक ही सड़क से सारे लोग अटैच है तो सब लोग यूज करेंगे, एक टाइम पे 2 लोग भी यूज कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम आगे करते हैं बस आर्बिट्रेशन से, लेकिन इससे क्या होगा, रिसोर्सेज जो है compete होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। देखो तो आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बस, ठीक है, बस क्या होती है, या मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है, या फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस, ये कुछ क्वेश्चंस आपके। अच्छा एक चीज और बतानी चाहिए, अगर पूछा जाए 2 मार्क्स में टाइप ऑफ बसेस, सिर्फ 2 मार्क्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसका कंटेक्स्ट डिटेल में नहीं होता, तब आप 3 बसेस बताते हैं, एड्रेस, कंट्रोल एंड डेटा, 3 बसेस होते हैं। लेकिन जब वो बात करें मतलब टाइप ऑफ बसेस इन डिटेल तो वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर 2 मार्क्स की बात है तो आप इतना ही लिखेंगे, एड्रेस बस के जो एड्रेस कैरी करे, कंट्रोल और सिस्टम बस भी एक टाइप है बस का, ठीक है, जिसके अंदर तीनों क्योंकि बेसिक जितनी भी बसेस आप देखोगे वो सब इनकी मदद से ही बनती है। फर्दर जितनी भी बसेस बनेंगी, जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि एक्सटर्नल बस है,
तो वो कीबोर्ड को कनेक्ट कर रही है, पर उससे डेटा जा भी सकता है, उसका एक एड्रेस भी होगा, उससे डेटा जाएगा भी, और सीपीयू से कमांड, यानी कि इन तीनों की मदद से ही सारी बसेस बनती हैं। तो मेन यही 3 बसेस होती हैं। ठीक है, थैंक यू।